नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें आज ये मेरा 9वां लेक्चर होगा और इस 9वें लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल इनिशिएशन देखेंगे जो भी ओजोन लेयर डिप्रेशन या उसके कंट्रोल के लिए देखा जाता है। इसी लेक्चर में आगे हम बायोम भी पढ़ेंगे कि किस किस तरह के बायोम वर्ल्ड में पाए जाते हैं, किस टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं और कौन से ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो उससे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, 1 मार्क्स नहीं, बेसिकली 1 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, किगाली, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की डेट है आपकी 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। तो आप सभी विद्यार्थियों को, मित्रों को हिंदी दिवस की अगणित शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि अगर आप हिंदी माध्यम से अपना पेपर दे रहे होंगे तो आपका ये दिन काफ़ी शुभ रहे और हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए आप जो भी कर सकें वो करें, संवाद के माध्यम से या फिर डिबेट के माध्यम से या फिर ऑप्शनल जो आपने चूज़ किया है हिंदी को उसके माध्यम से या फिर लेखन के माध्यम से हिंदी में कुछ भी, जो भी आप पोएट्री, कविता, कहानियाँ जो कहना चाहते हैं वो कहिए और हमारे साथ साझा करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। आपकी जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज हैं उसके लिए 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर पूछ सकते हैं और संवाद स्थापित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी इंटरनेशनल इनिशिएशन हुई जब ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रही थी। मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर आपके लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, निचले समताप मंडल में पाई जाती है और ये निचले समताप मंडल में UVB यानी कि अल्ट्रावायलेट बी रेज से उसे धरती पर पहुंचने से सुरक्षा करती है। इसके अतिरिक्त UVA और C को तो रोकती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसकी जो इकाई होती है जिसमें उसकी मोटाई को नापा जाता है वो डॉप्सन होती है और डॉप्सन जो यूनिट होती है वो लगभग 300 डॉप्सन को एक एवरेज थिकनेस मानते हैं ओजोन की, और 220 से जब कम होता है तो डिप्लीट या ओजोन परत की क्षरण कहलाता है। तो उसी क्रम में हुआ क्या कि जब ये देखा गया कि ओजोन में 80 के दशक में ये देखा गया कि ओजोन में क्या है, छिद्र है या फिर उसकी परत जो है 220 डॉप्सन से कम हो रही है, तो 1981 में इसे एनवायरमेंटल डिजास्टर या फिर पर्यावरणीय आपदा घोषित किया गया। तो ये जो पर्यावरणीय आपदा थी इसके बारे में 2 काम करना था। पहला तो ये करना था कि लोगों को अवेयर करिए कि कुछ ऐसा हो रहा है हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी के ओजोन परत में कुछ ऐसा हो रहा है। पहला तो ये अवेयरनेस वाला प्रोग्राम था। किसी भी चीज़ को लेके पहले अवेयरनेस वाला प्रोग्राम होता है। और दूसरा क्या होता है, अवेयर करते करते दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं कि उससे कैसे निजात पाए इस पर काम किया जाता है। सपोज करिए कि अभी जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई थी, जो एपिडेमिक फैली थी, बेसिकली वो पेंडेमिक हो गई थी। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे कि दूरी बना के रखें, 6 गज की दूरी, ये करें वो करें, ठीक है। और बाद में हम लोग क्या किया कि वैक्सीन पर शोध किया। तो सिंपली किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ नई आती है जिसे हम फेस करते हैं तो मित्रों हम लोग यही करते हैं सबसे पहले कि उसके बारे में पहले तो स्प्रेड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारे इन्वायरमेंट के साथ कुछ ऐसी आपदा, कुछ ऐसा डिज़ास्टर चल रहा है जिसके बारे में हमें जानकारी कम है, आप अवेयर कम है। और दूसरा ये कि हम ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किन चीज़ों से प्रॉब्लम है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए 3 कुल मिला के किए गए प्रोटोकॉल्स, और भी प्रोटोकॉल्स किए गए हैं, ठीक है, जिसका समय समय पर, जैसे मॉन्ट्रियल ही प्रोटोकॉल है तो उसका समय समय पर जो है बैठकें होती रहती हैं। उसी की एक बैठक है किगाली। तो इंपॉर्टेंट बैठक्स को एक अलग नाम दे देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सिटिंग्स होती हैं उनको एक अलग नाम दे देते हैं, नहीं तो नॉर्मल पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन 1980, देखिए पहले तो ये है
कि जो भी ये खेल था, मतलब खेल का मतलब कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलें हैं, ये शुरू होती हैं 1981 में। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं जो हैं व्यापक रूप लेती हैं और फिर ये शुरू होती हैं। फिर 20वीं शताब्दी में ये घोषित कर दिया जाता है कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं में से एक ओजोन का क्षरण होना भी है। अब इसी में सबसे पहला आता है आपका वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन के बारे में या वियना अभिसमय के बारे में बात करते हैं। वियना कन्वेंशन या अभिसमय मार्च 1985 को बहुत सारे कंट्रीज जब यूएन में आते हैं तो उस समय ओजोन परत की रक्षा के लिए या उसके संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को जो है स्टार्ट किया गया। उसके बारे में बहस हुई और फिर उसकी स्टार्टिंग हुई और ये लागू होता है आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1988। 1988 से ये विश्व भर में लागू हो जाता है। ये पहली बार औपचारिक प्रयास किया गया था। इट्स एन फर्स्ट टाइम फॉर्मल अप्रोच फॉर द कंजर्वेशन ऑफ और डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। इन 2009 में सार्वभौमिक अनुमोदन हुआ इसका, यानी कि यूनिवर्सली रेटिफाइड किया गया, यूनिवर्सली रेटिफिकेशन हुआ और ये उस रेटिफिकेशन पाने वाला पहला कन्वेंशन था। मीन्स अगर आपके क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है कि वियना कन्वेंशन इज द फर्स्ट एवर कन्वेंशन विच इज यूनिवर्सली रेटिफाइड इन द ईयर 2011। सपोज करिए क्वेश्चन ये आता है तो क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि इट इज़ नॉट यूनिवर्सली रेटिफाइड इन 2011 बट इट्स रेटिफाइड इन 2009। ओके, तो 2009 में ही इसे रेटिफाइड कर दिया गया था इस अभिसमय को। आगे क्या कह रहा है? इसे और क्या कहा जाता है? AKA मीन्स होता है ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज। इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डायरेक्टली मैं ये यूएनईपी की साइट से ही निकालता हूँ। जो भी इंटरनेशनल साइट्स हैं वहीं से मैंने इसको जो है साइट किया है डायरेक्टली। साइट और CIT, ठीक है ना। साइट मतलब होता है उद्धृत, कहीं से ले लेना, और साइट मतलब इंटरनेट की साइट, ठीक, या फिर कोई भी जगह जहाँ पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फोकस्ड, वी आर फोकस्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन। पहला है कि द ओजोन लेयर मीन्स द लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक जोन अबव द प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर। तो एग्जैक्टली नहीं लिखा है, इट्स स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। दूसरा लिख रहा है एडवर्स इफेक्ट मीन्स चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट और biota including changes in climate which have significant deleterious effect on the human health or the composition, resilience, productivity of nature and managed ecosystems or material useful to the mankind। तो इसके बारे में कह रहा है कि एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रतिकूल परिणाम डाल रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जो कि भौतिक हम लोग का वातावरण है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे मतलब वातावरण का चेंज आ सकता है, क्लाइमेट का चेंज आ सकता है, ठीक है, मौसम का चेंज आ सकता है, जिसका डिलीटेरियस इफेक्ट आता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर पर या इकोसिस्टम को मैनेज करने पर, ठीक है, जो भी मटेरियल यूजफुल होंगे मैनकाइंड पर, उस सब के लिए। फिर कह रहा है कि अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। फिर अल्टरनेटिव सब्सटेंस मतलब क्या होता है, मीन्स इसमें केवल डेफिनेशन दी हुई है बेसिक। पार्टीज मतलब क्या होता है कि मीन्स अनलेस द टेक्स्ट अदरवाइज इंडिकेट्स पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन। जब तक कोई टेक्स्ट अदरवाइज में ना दिया हो तब तक आप जानेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज जो है कन्वेंशन में आई थी, इसके बारे में, ठीक है। इसके विषय में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि वियना कन्वेंशन क्या है। फर्स्ट एवर कन्वेंशन था जो कि आपके डिप्लीशन के लिए किया जा रहा था। दूसरा है हम लोग का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मैंने बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, बाकी चीज़ें मैं नोट्स जो लिख करके लाया हूँ उसमें है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पढ़ लेते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दैट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर इज ए लैंडमार्क, जो कि क्षरण करता है ओजोन लेयर का, दैट लैंडमार्क्स मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। ये मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय, मल्टीलेटरल कई तरीके से मतलब कई पक्षों को लेकर के पर्यावरणीय समझौता है, दैट रेगुलेट्स, जो कि रेगुलेट करता है, विनियमन करता है द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, एंड कंजम्पशन यानी कि खपत किसकी, 100 से ज़्यादा मनुष्य द्वारा उत्पादित ऐसे केमिकल्स जो कि ODS कहलाते हैं, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं, उनका ये विनियमन करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। व्हेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज होते हैं, दोज केमिकल्स डैमेज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, तो ये समताप मंडल की ओजोन लेयर को खराब करते हैं। अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, और ये क्या करते हैं कि ह्यूमंस को बचाते हैं, एनवायरनमेंट को बचाते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन आते रहते हैं सन से, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, उनसे भी बचाते हैं। अडॉप्टेड ऑन 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को इसको अडॉप्ट किया गया। द प्रोटोकॉल इज टू डेट द ओनली UN ट्रीटी एवर दैट हैज़ बीन रेटिफाइड एवरी कंट्री ऑन अर्थ। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ऐसा प्रोटोकॉल है आज की डेट में UN ने जो ट्रीट किया था, यानी कि ट्रीटी जो हुई थी, उसको लगभग अर्थ पर उपस्थित प्रत्येक देश, लगभग मतलब 198 UN स्टेट्स जो है, सारे के सारे उसको जो है मानते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका CFC के उपयोग में कमी, इसका मुख्य फोकस क्या था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उपयोग में कमी इसका प्राइम फोकस था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या करना था, ओजोन लेयर डिप्रेशन से संबंधित CFC के प्रयोग में कमी लाना था। फिर कह रहा है कि नॉन बाइंडिंग नेचर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो बाइंडिंग नहीं है नेचर में, मतलब कि ये बाध्यकारी समझौता है, ये बाइंडिंग है नेचर का। ठीक है, ये नेचर का बाइंडिंग है। बाइंडिंग कौन नहीं था, तो वियना बाध्यकारी नहीं था, इसको याद रखिएगा। वियना जो था वो बाध्यकारी नहीं था। ठीक, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल आता है हम लोग का, ये क्या होता है, बाध्यकारी प्रोटोकॉल होता है, और इसको एक्सेप्ट किया जाता है 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के तरह से मनाया जाता है, यानी कि 2-3 दिन बाद आपका ओजोन दिवस आ जाएगा। फिर ये विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये लागू हो गया पूरी तरह से, तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को ये पूरी तरह से जो है विश्व में लागू होता है। UN के जितनी कंट्रीज़ थी, जितनी भी उस समय सिग्नेटरी कंट्रीज़ रही होंगी, उनके ऊपर ये लागू होता है। ओजोन काम क्या है कि ओजोन क्षरण हेतु उत्सर्जी पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग, मैंने बताया कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में कमी लाना इसका काम है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये बाइंडिंग इन नेचर है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रोटोकॉल 1987 के अकॉर्डिंग CFC प्रोडक्शन विल बी एबॉलिश्ड बाई 2000, यानी कि 2000 तक CFC के प्रोडक्शन को एबॉलिश, उन्मूलन करना था, उसका इरेडिकेट करना था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए टारगेट 2010 था। ये आपके ओरिजिनल प्रोटोकॉल में कहा गया था, लेकिन इसमें 197 कंट्रीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन 198 कंट्रीज़ जो है सपोर्ट करती हैं इसको। तो ये कुल मिला के आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और भी कुछ चीज़ें डेप्थ हैं जो मैं आपको ऐसे कहानी के रूप में सुना देता हूँ। अभी ये जो बिंदु मैं बोल रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके कुछ पॉइंट वाइज मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ।
यह ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, ओजोन को क्षय करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके उपयोग को चरणबद्ध समयबद्ध तरीके से कम करता है। उसके अलावा यह विकासशील और विकसित देशों के लिए अलग अलग समय सारिणी देता है। सभी सदस्य दलों के पास ओजोन क्षयकारी पदार्थों के विभिन्न समूहों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के व्यापार को नियंत्रित करने, सालाना डेटा की रिपोर्टिंग, ओडीएस के निर्यात और आयात को नियंत्रित करने आदि से संबंधित विशिष्ट जिम्मेदारियां आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। विकासशील यानी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां तय करता है। प्रोटोकॉल में अभी तक कुल मिलाकर के 9 संशोधन हुए हैं। प्रोटोकॉल के लिए शासन निकाय पार्टियों की बैठक है। ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है। इसमें 197 पार्टियों ने यूरोपीय संघ के 196 सदस्य देश तथा संयुक्त राष्ट्र कुल मिलाकर के 196 तथा यूरोपीय संघ मिलाकर के 197 पार्टी, परंतु वर्तमान में 198 जो मैंने अभी साइट से निकाला है यूएनईपी की, तो उसमें 198 पार्टियों द्वारा अनुमोदन किया गया है, जिससे यह दुनिया के हर देश द्वारा अनुसमर्थित होने वाली पहली संयुक्त राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कुछ उपबंध भी निम्नलिखित हैं, जैसे अनुच्छेद 2 कहता है नियंत्रण के उपाय, अनुच्छेद 3 कहता है नियंत्रण स्तरों की गणना, अनुच्छेद 4 कहता है गैर पार्टियों के साथ व्यापार पर नियंत्रण, अनुच्छेद 5 कहता है विकासशील देशों की विशेष स्थिति, अनुच्छेद 7 कहता है डेटा की रिपोर्टिंग, अनुच्छेद 8 कहता है गैर अनुपालन, अनुच्छेद 10 कहता है तकनीकी सहायता और अन्य विषय। प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित ओडीएस में सूचीबद्ध कौन कौन से हैं? तो अनुबंध 1 में है सीएफसी और हेलॉन्स, अनुलग्नक 2 में है या बी में है अन्य पूरी तरह से हैलोजन युक्त सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अनुबंध सी में है HCFC, अनुलग्नक ई में है मिथाइल ब्रोमाइड और अनुबंध एफ में है HFC। इसके साथ साथ बहुपक्षीय कोष की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना 1991 में विकासशील देशों को प्रोटोकॉल के प्रावधान का पालन करने में मदद करने के लिए की गई थी। यह ऊपर वर्णित अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें एक बात और है कि यह अनुमान लगाया गया है कि 1990 से 2010 तक प्रोटोकॉल ने 135 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद की है, जो कि एक वर्ष में 11 गीगाटन के बराबर है। इसके अलावा अगर भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो भारत एक अनुच्छेद 5 देश है। ओडीएस को समाप्त और गैर ओडीएस प्रौद्योगिकी पर स्विच करने अपने प्रयासों के लिए बहुपक्षीय कोष से सहायता का हकदार है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा था वो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी इन्वॉल्व कर दिए, इंक्लूड कर दिए हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से आप रेफ़र कर लेंगे। ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लगभग सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब आता है किगाली समझौता। किगाली का समझौता क्या है? तो किगाली स्थित कहाँ है? तो रवांडा, ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री है रेड कलर की, इसी को बोलते हैं RWANDA, रवांडा। ये कैपिटल है आपका इसी का किगाली। तो यहाँ पर जो समझौता हुआ था अक्टूबर 2016 में यह समझौता किया गया। मॉन्ट्रियल के सदस्य देशों की 28वीं बैठक थी, इसे MOP कहते हैं, और 197 देशों ने कहा कि HFC का उत्सर्जन कम करेंगे, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कम करेंगे, और ऐतिहासिक समझौता था। ठीक है, सिग्नेटरीज जिसने सिग्नेचर किया उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं यहाँ पर कि किगाली में क्या क्या समझौता है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बारी फिर से कि रवांडा की राजधानी किगाली में अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की 28वीं जो बैठक थी उसमें 197 कंट्रीज ने HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रण किया, यानी कि ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ओजोन
क्षरण के भविष्य के उत्तरदायी गैसों की सूची में संशोधन न करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों को भी शामिल किया गया है। यह संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 2019 से सदस्य देशों के लिए भी बाध्यकारी हो चुका है। मतलब वर्तमान में सदस्य देश जो है किगाली फॉलो करने के लिए बाध्यकारी रूप से बाध्य है। तो सिग्नेटरी जो थे यानी कि हस्ताक्षरकर्ता जो देश थे किगाली समझौते पर, उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 2018 तक इनको कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और इसका कंजम्पशन यानी कि खपत को कांस्टेंट कर दिया जाए। 2018 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और खपत को कांस्टेंट यानी कि नियत कर दिया जाए तथा 2036 तक 2012 को बेस बना करके वहाँ से इसकी खपत को 15% घटा दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इनको दिया गया है 2036 तक का टाइम। इन्हें कहा गया है कि 2012 में जो लास्ट टाइम था आपका कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उसका लगभग 15% आप कम कर देंगे। तो ये पहली सिग्नेटरी कंट्रीज में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आते हैं। दूसरे में चाइना, ब्राज़ील और अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं। 2024 तक इन्हें टाइम दिया गया कि जो भी HFC हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनका उत्पादन तथा उसके साथ साथ कंजम्पशन यानी कि खपत को कांस्टेंट करना है। और खपत को कांस्टेंट करने के बाद क्या करना है कि 2045 तक का समय दिया गया है। आपको क्या करना है, सेकंड कंट्रीज को क्या करना है कि 2021 को बेस बनाइए और वहाँ से कंजम्पशन और प्रोडक्शन को 20% जो है वो मिटिगेट कर दीजिए, कम कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार चाइना, ब्राज़ील और अफ्रीकन कुछ कंट्रीज का ये स्थिति है। लगभग सारी अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। तीसरा है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, साउथ अफ्रीका, इस तरह के देशों को एक कैटेगरी में रखा गया है। सॉरी, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब को एक तरह के ग्रुप में रखा गया है। इन्हें कहा गया है कि 2028 तक आप जो भी HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके प्रयोग को कांस्टेंट करिए यानी कि नियत करिए। और 2047 तक का समय देके ये कहा गया है कि 2025 को बेस मानकर वहाँ से 15% की कमी करिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन में आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से किगाली समझौता में जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिया है। किगाली समझौता किसके लिए हुआ था, क्या क्या उसमें बातें हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य बातें जानते हैं। जैसे जो ओजोन डे होता है, ओजोन दिवस होता है, वो होता है 16 सितंबर को। लास्ट ईयर की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस और फूड एंड वैक्सीन कूल। ये अंतिम वर्ष पूछ चुका है, तो ये हमारा मुख्य थीम था 2021 का। फिर बात आती है कि कब से स्टार्ट किया गया, तो 1994 से हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर एज ए ओजोन दिवस के रूप में। इंडिया का क्या क्या है, इंडिया का ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से अगर रिलेट किया जाए कि 1991 में वियना समझौता, 92 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 2003 में बीजिंग समझौता था। अन्य समझौते समय समय पर आते रहे हैं। इसमें फुल टारगेट क्या दिया गया है इंडिया को, भारत को CFC 11, 12, 13, 113 यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 13 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 11, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 12 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 113 का खपत तथा उत्पादन घटाना है। उसके साथ हैलोन्स, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो HCFC, CCl4, CHCl3, CH3Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इन सब के उत्पादन को भी कम करना है, यही टारगेट है। उसके साथ में एक चीज़ और जो कम करना है उसका नाम है मीटर्ड डोज इनहेलर्स, मीटर्ड डोज इनहेलर्स। इसके उत्पादन और निर्माण को भी कम करना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मीटर्ड डोज
इनहेलर्स, मीटर डोज इनहेलर के उत्पादन को भी कम करना है। फिर जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी में है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उसने ओजोन सेल को निर्माण किया है। ओजोन सेल ये देखेगी कि ओजोन के जो भी डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनका उत्पादन और खपत कुछ कम हो रहा है संस्थाओं के द्वारा या नहीं हो रहा है। यूएनडीपी जो है वो एचसीएफसी को घटाने के लिए 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट की पूरी तरह से सहायता में लगी हुई है। तो ये एक पॉइंट था जो कल से मैंने शुरू किया था, ओजोन का डिप्लीशन, उसे यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग कुछ जो फैक्ट्स हैं किगाली के बारे में वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। आप लोग किगाली के फैक्ट्स जो है पढ़ सकते हैं इससे। जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं क्या क्या है, जो भी मैं बताता हूँ वो हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में मोस्टली ट्राई करता हूँ कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स, जब से ये लागू हुआ है 1989 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ अंडरगोन मेनी अमेंडमेंट्स। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, परिवर्तन हुए हैं। इसमें किगाली अमेंडमेंट जो है वो 8वां अमेंडमेंट था। ये हुआ था 28वीं मीटिंग में पार्टीज व्हेन 197 जो लोग हैं उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। और ये नाम इसलिए दिया गया है किगाली क्योंकि रवांडा में इसकी बैठक हुई थी अक्टूबर 2016 में। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या टर्म्स है इस एग्रीमेंट के। द साइनिंग कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाई अबाउट 80 to 85% फ्रॉम देयर बेस लाइन अंटिल 2045। 2045 तक मोटी मोटा इन लोग को जो है बेस लाइन जो गिवन है उससे 80 से 85% तक कम कर देना है। फिर इसमें बाकी भी डेटास दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करना है 0.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री टेम्परेचर जो है 2100 तक घटवा देना है अर्थ का। ठीक है, फिर रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, फेस डाउन करना है। ठीक, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है वो इसमें लिखे हुए हैं। कुछ पोटेंशियल कॉज जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए 1000 टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज़्यादा हार्मफुल है जीएचजी से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HFC-23, HFC-1434A। ठीक है, इन सारे के विषय में भी कम करना है। और HFC जो है कहाँ यूज़ होते हैं इसके विषय में बताया गया है। तो आप लोग इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने सोचा था कि इसी में मैं बायोम भी स्टार्ट कर दूंगा, मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन चूंकि ये एक नया टॉपिक है और यहाँ पर हमने जो है जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी जो ओजोन डिप्लीशन और उससे संबंधित ट्रीटीज़ हैं, ये सब कुछ एक ही टॉपिक में है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को अलग रखना चाहिए, लास्ट टॉपिक के साथ ही रखना चाहिए। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर्स में वो जो टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि बायोम और फिर बायोस्फीयर वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे बायोम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रीफेस देता हूँ। बायोम क्या होता है, कोई भी इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम में डिफरेंट आपके स्पीसीज रहते हैं, जैसे ह्यूमन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, अलग टाइप के फ्लोरा फौना सब कुछ अलग अलग रहता है। तो अगर उन सबको कुमुलेटिव रूप से जाना जाए तो उसे ही बायोम कहते हैं, यानी कि उस पर अब हमारी स्टडी होगी तो होता है बायोम। जैसे अगर हम लोग कहें ग्रासलैंड बायोम, तो वर्ल्ड की जितनी ग्रासलैंड है उनको डिफरेंट बायोम्स में नहीं बांटेंगे, एक ही तरह के बायोम में बांट देंगे कि जितनी ग्रासलैंड है सब एक बायोम है, जितना रेगिस्तान है, डिजर्ट है, सब एक बायोम है, जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सब एक बायोम है, जितना टुंड्रा है सब एक बायोम है, जितना टैगा है सब एक बायोम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बायोम का क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए साथ में। ठीक है, और हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए, क्योंकि खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ लिख के भी अगर खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं, इसलिए ट्राई टू स्माइल ऑलवेज, मतलब
ट्राई टू स्माइल ऑलवेज, अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखिए और कॉन्फिडेंस से भरे रहिए। कॉन्फिडेंस से भरने के लिए हमेशा तैयारी करिए और अपने से ऊंची चीज़ टारगेट करिए, ठीक है, वो नहीं जो आप पा सकते हैं, उससे एक स्टेप हायर। धन्यवाद।